अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं? प्राकृतिक वास स्थान की समस्या। साथियों, अछूत गांव से बाहर क्यों रहते हैं? यह इतना निंदनीय तथ्य है कि जो लोग उनके बारे में अधिक कुछ नहीं जानते वे भी इतनी बात तो जानते ही हैं। इतना होने पर भी कभी किसी ने नहीं सोचा कि यह एक बहुत गंभीर सवाल है जिसका संतोषजनक उत्तर मिलना ही चाहिए। यह कैसे हुआ कि अछूत गांव से बाहर रहने लगे? क्या वे पहले अछूत घोषित कर दिए गए और तब उन्हें गांव से बाहर निकालकर गांव के बाहर ही रहने के लिए बाध्य किया, या वे पहले से ही गांव के बाहर रहते थे और उन्हें पीछे अछूत घोषित कर दिया गया? यदि हमारा यह उत्तर हो कि वह पहले से ही गांव के बाहर रहते थे तो अगला सवाल यही पैदा होता है कि इसका कारण क्या था। अछूतों के गांव के बाहर रहने के सवाल पर पहले कभी किसी ने विचार ही नहीं किया, इसलिए स्वाभाविक तौर पर इस बारे में किसी का कुछ भी सिद्धांत नहीं है। हाँ, हिंदू शास्त्रों की एक दृष्टि अवश्य है। यदि कोई उसे सिद्धांत का दर्जा देना चाहे तो भले ही दे ले। शास्त्र कहते हैं कि अंत्यजों को गांव के बाहर रहना चाहिए, उनकी बस्ती गांव के बाहर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मनु का कथन है, चांडालों और खपचों का आवास गांव के बाहर होगा, उन्हें अपपात्र बनाना होगा, उनकी संपत्ति कुत्ते और गधे हों। श्लोक 10:51। उन्हें मुर्दों के उतरन पहनने होंगे, फूटे बर्तनों में भोजन करना, गहने काले लोहे के होंगे और उन्हें हमेशा जगह जगह पर घूमते रहना होगा। श्लोक 10:52। कोई व्यक्ति जो किसी धार्मिक कृत्य में लगा हो उनसे किसी पल सरोकार न रखेगा। वे आपस में ही अपना सब व्यवहार रखेंगे और अपने विवाह भी अपनी बराबरी वालों के साथ करेंगे। श्लोक 10:53। उनका भोजन उन्हें किसी नौकर आदि द्वारा टूटे हुए बर्तन में दिया जाएगा। रात को वे गांव या नगर में घूम ना सकेंगे। श्लोक 10:54। दिन में वे अपने काम के लिए जा सकते हैं लेकिन उन्हें राजाज्ञा से सच्चिन्न होना चाहिए। हाँ, यह नियम निश्चित है, उन्हें ऐसे व्यक्तियों की लाश ढोकर ले जानी होगी जिनका कोई संबंध ना हो। श्लोक 10:55। राजा की आज्ञा से उन्हें ही दंड नीति के अनुसार हमेशा अपराधियों की हत्या करनी होगी और वे उन अपराधियों के वस्त्र, बिस्तर और गहने ले सकेंगे। श्लोक 10:53। लेकिन शास्त्रों के इन कथनों का क्या अर्थ समझा जाए? इनके दो अर्थ हो सकते हैं। जब शास्त्र कहते हैं कि अछूतों को गांव से बाहर रहना चाहिए तो उनका इतना ही अर्थ हो सकता है कि अछूतों को गांव के बाहर जहां वे ठहरते हैं वहीं रहना चाहिए। यह एक अर्थ है। दूसरी व्यवस्था यह हो सकती है कि जिन्हें अछूत घोषित कर दिया गया है उन्हें गांव के अंदर रहने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें गांव के बाहर जाकर गांव के बाहर ही रहने के लिए मजबूर करना चाहिए। शास्त्रों की इन दोनों व्याख्याओं से दो संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो यह कि अछूतों के गांव से बाहर जाकर रहने का छुआछूत से कोई संबंध नहीं, एकदम आरंभ से ही वे गांव के बाहर रहते आए हैं। इसके बाद जब उनके माथे पर छुआछूत का टीका लगा तो उनका गांव में आना बंद हो। दूसरी संभावना यह है कि छुआछूत का अछूतों के गांव से बाहर जाकर रहने से पूरा संबंध है। दूसरे शब्दों में अछूत पहले गांव के अंदर रहते थे, बाद में जब उनके माथे पर छुआछूत का टीका लगा तो वे गांव को खाली करके गांव से बाहर जाकर रहने पर मजबूर हुए। इन दोनों बातों में कौन सी बात अधिक मान्य है? यह दूसरी संभावना तो स्पष्ट तौर पर ही एक निरर्थक और बेसिर पैर की कल्पना है। इसके खोखलेपन को दिखाने के लिए एक ही तर्क पर्याप्त है। हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं वह किसी गांव या किसी क्षेत्र की बात नहीं, यह समस्त भारतवर्ष में व्याप्त है। अछूतों को गांव में से निकालकर बाहर बसाना बहुत बड़ी बात है। किसने और कैसे यह इतनी बड़ी बात की होगी? यह किसी चक्रवर्ती राजा की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता था। उनके लिए भी इस प्रकार एक जगह से हटाकर दूसरी जगह बसाना संभव कार्य न था। चाहे संभव हो चाहे असंभव, यह किसी चक्रवर्ती राजा का ही कार्य हो सकता है। वह कौन सा चक्रवर्ती राजा है जिसे इस कार्य का श्रेय या आश्रय दिया जा सकता है? स्पष्ट ही है कि भारत में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने यह कार्य किया हो। यदि भारत में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ तो यह दूसरी संभावना छोड़ देनी चाहिए। अब जिस बात पर विचार किया जा सकता है वह यही है कि जो लोग अछूत कहलाते हैं वह अछूत कहलाना आरंभ होने से पहले एकदम शुरू से ही गांव के बाहर रहते थे और बाद में अछूत बना दिए जाने के कारण उन्होंने बाहर ही रहना जारी रखा। लेकिन इससे एक बहुत ही कठिन सवाल पैदा होता है, वे गांव के बाहर क्यों रहते थे? उन्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? इसका उत्तर यही है कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी को संसार में आरंभिक समाज के वर्तमान रूप धारण कर लेने के संबंध में जिन बातों की जानकारी है उनका ख्याल करके यह मानना स्वाभाविक लगता है कि अछूत आरंभ से ही गांव के बाहर रहते आए।
शायद अधिक लोग जब तक उन्हें उन बातों की कुछ व्याख्या न कर दी जाएगी जिनके कारण प्रारंभिक समाज ने वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर लिया, तब तक वे यह नहीं समझ सकेंगे कि उपर्युक्त विचार स्वाभाविक क्यों है। उस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए यह जरूरी है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि वर्तमान समाज प्रारंभ से दो बातों में अलग है। प्रारंभिक समाज घुमंतु जातियों का बना था और वर्तमान समाज स्थिरता पूर्वक एक जगह बसी हुई जातियों का। दूसरे प्रारंभिक समाज रक्त संबंध पर आश्रित परिवार जातियों का एक समूह था। वर्तमान समाज क्षेत्रगत स्थानीय जातियों का समूह है। दूसरे शब्दों में प्रारंभिक समाज ने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए दो और अपना विकास किया। विकास की एक धारा ने प्रारंभिक समाज को रक्त आश्रित परिवार जाति की अवस्था से होकर क्षेत्रगत जाति की अवस्था तक पहुंचा दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन के स्पष्ट चिन्ह राजाओं की सरकारी उपाधियों में दिखाई देते हैं। अंग्रेजी राजाओं की उपाधियों को ही लीजिए। वह पहला बादशाह था जिसने अपने आप को इंग्लैंड का बादशाह कहा। उसके पूर्वज सामान्य तथा अपने आप को अंग्रेजों का राजा कहते आए थे। पहला कथन एक क्षेत्रगत जाति का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा एक परिवार जाति का। इंग्लैंड कभी एक देश था जहां अंग्रेज भी निवास करते थे। अब अंग्रेज वे लोग हैं जो इंग्लैंड में निवास करते हैं। इसी प्रकार का परिवर्तन फ्रांसीसी नरेशों की उपाधियों में भी दिखाई देता है। कभी वे फ्रांसीसी लोगों के राजा कहलाते थे, लेकिन आगे चलकर फ्रांस के राजा कहलाने लगे। विकास की दूसरी धारा ने प्रारंभिक समाज को घुमंतु समाज न रहने देकर एक स्थिर निवास प्राप्त समाज बनाया। यहाँ भी यह परिवर्तन इतना निश्चित और प्रभाव पैदा करने वाला है कि इसकी वास्तविकता का विश्वास कराने के लिए किसी उदाहरण की आवश्यकता नहीं। इस समय हमें अपने मतलब के लिए इतना ही पर्याप्त है कि हम विकास की दूसरी धारा पर विचार करें। प्रारंभिक समाज किस प्रकार घुमंतु समाज न रहकर स्थिर बसा हुआ समाज बन गया है। प्रारंभिक समाज के घुमंतु समाज न रहकर स्थिर बसा हुआ समाज बनने की कथा इतनी अधिक लंबी है कि वह एक चैप्टर में आ ही नहीं सकती। केवल दो बातों की ओर ध्यान देना पर्याप्त होगा। पहली बात जो समझने की है वह यही है कि किस चीज ने प्रारंभिक समाज से उसका घुमंतु जीवन छुड़ा दिया। दूसरे घुमंतु जीवन से स्थिर बसे हुए जीवन तक पहुंचने के बीच उसे किस किस अवस्था में से गुजरना पड़ा। निस्संदेह प्रारंभिक समाज घुमंतु समाज था, लेकिन वह घुमंतु अपने किसी घुमक्कड़पन के स्वभाव विशेष के कारण नहीं था। इसका कारण यह था कि प्रारंभिक समाज का धन पशु थे और पशु नए चरागाहों की खोज में घूमते थे। प्रारंभिक समाज अपने पशु प्रेम के कारण जहां उसके पशु उसे ले जाते वहां उनके पीछे पीछे जाता था। प्रारंभिक समाज का निवास जब स्थिर हो गया, अर्थात जब वह एक जगह बस गया, तो उसे एक नए प्रकार के धन का पता लगा। यह नए प्रकार का धन भूमि थी। यह उस समय हुआ जब प्रारंभिक समाज ने खेती करने और खेत जोतने की कला सीख ली, और जब उसका धन पशुओं से भूमि में परिवर्तित हो गया तो वह एक जगह स्थिर हो गया। इस परिवर्तन के साथ साथ प्रारंभिक समाज भी स्थिर होकर एक जगह बस गया। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रारंभिक समाज किसी समय घुमंतु समाज क्यों था और फिर उसने एक जगह स्थिर होकर रहना क्यों सीख लिया। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि जब प्रारंभिक समाज घुमंतु जीवन छोड़ने की ओर अग्रसर हो रहा था, उस समय क्या घटनाएं घटी। घुमंतु जीवन को छोड़ स्थिरता का जीवन ग्रहण करते समय प्रारंभिक समाज के सामने मुख्य रूप से दो समस्याएं उपस्थित हुई। एक तो एक जगह बस जाने वालों को सुलझाना था और दूसरी छिन्न भिन्न हुए परास्त लोगों को सुलझाना था। एक जगह बस जाने वाली जातियों के सामने समस्या थी कि वे दूसरी घुमंतु जातियों से अपनी रक्षा कैसे करें, और छिन्न भिन्न हुई परास्त जातियों की समस्या थी कि उनको कहीं न कहीं सरला स्थान मिले। इसको और स्पष्ट करके बताना जरूरी हो सकता है कि वे ये समस्याएं क्यों और कैसे पैदा हुई। एक जगह बस जाने वाले जातियों के सामने जो समस्या आई, उसे समझने के लिए निम्न बातों की ओर ध्यान देना होगा। सभी घुमंतु दल या जातियां एक ही समय स्थिर नहीं हो गई थी। कुछ स्थिर हो गईं, कुछ घुमंतु बनी रहीं। दूसरी बात जो याद रखने की है कि ये दल या जातियां कभी आपस में शांति से नहीं रहती थी। इनमें आपस में लड़ाई ही होती रहती थी। जब सभी दल या जातियां घुमंतु अवस्था में थी तो उनके आपसी युद्ध के प्रधान कारण पशुओं की चोरी, स्त्रियों की चोरी, दूसरे दलों या जातियों के चारागाहों में पशुओं को जबरदस्ती चुरा लेना। जब कुछ दल या जातियां स्थिर होकर बस गईं तो जो दल या जातियां अभी घुमंतु जीवन व्यतीत कर ही रही थीं, उनके लिए एक जगह बसे हुए लोगों के साथ लड़ना भिड़ना और भी आसान हो गया। दूसरे घुमंतु लोगों के साथ लड़ाई करने की अपेक्षा इसमें अधिक लाभ था।
घुमंतु जातियों की समझ में यह बात आ गई थी कि स्थिर होकर बस जाने वाले जातियों के पास दोहरा धन था। घुमंतु दलों की तरह इनके पास पशु तो थे ही, और पशुओं के अलावा धन भी था, जिन्हें देखकर घुमंतु लोगों की लार टपकती थी। घुमंतु दल स्थिर बसी हुई जातियों पर लगातार संगठित आक्रमण करते थे ताकि वे उनका धन चुरा ले जा सकें। तीसरी बात यह थी कि एक जगह बसी हुई जातियां इन घुमंतु दलों से अपनी रक्षा करने के मामले में बड़े घाटे में थीं, क्योंकि वे अधिक लाभ के धंधे में लग गई थीं। इसलिए हर समय अपने दलों की तलवारें नहीं बना सकती थीं और न अपने घर छोड़कर इन घुमंतु दलों का पीछा ही कर सकती थीं। इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं। इतिहास बताता है कि जिन लोगों के पास अपनी रक्षा के साधन नहीं होते, वे सभ्य होते हुए भी दूसरे असभ्य लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि घुमंतु जातियां जब स्थिर होकर एक जगह बसने लगीं तो उनके सामने आत्मरक्षा की समस्या क्यों और कैसे उपस्थित हुई, और परास्त होकर छिन्न भिन्न हुए मनुष्यों की समस्या कैसे उत्पन्न हुई, यह समझना कठिन नहीं। यह आपस में लगातार लड़ते भिड़ते रहने का ही परिणाम है, जो समाज की उस आरंभिक अवस्था में उन दलों या जातियों में सामान्य बात थी। इन दलदल युद्धों में प्रायः एक दल का हमेशा उन्मूलन तो नहीं होता था, किंतु वह परास्त होकर छिन्न भिन्न हो जाता था। बहुधा जो दल परास्त हो जाता था वह टुकड़े टुकड़े हो जाता था। उसके परिणाम स्वरूप समाज के विकास की प्रारंभिक अवस्था में एक बड़ी जनसंख्या जो इसी प्रकार परास्त होकर छिन्न भिन्न हुए लोगों की थी, इधर उधर घूमती रहती थी। छिन्न भिन्न हुए लोगों की समस्या क्यों उत्पन्न हुई, इस बात को समझने के लिए यह जरूरी है कि प्रारंभिक समाज संगठन दलगत था। संगठन दलगत होने के दो अर्थ थे। पहला यह कि प्रारंभिक समाज में हर व्यक्ति का किसी दल से संबंध था। इतना ही नहीं, इसे किसी दल का होकर रहना पड़ता था। दल से बाहर किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व न था, हो ही नहीं सकता था। दूसरे दलगत संगठन का आधार रक्त संबंध होने से कोई भी व्यक्ति जो एक दल में पैदा हुआ हो वह दूसरे दल में शामिल होकर उसका सदस्य नहीं हो सकता था। इसलिए इन छिन्न भिन्न हुए लोगों को व्यक्तिगत हैसियत से ही रहना पड़ता था। लेकिन प्रारंभिक समाज में जहां एक दल का दूसरे दल से संग्राम हो रहा है, इस बात का हमेशा डर बना रहता था कि कहीं छिन्न भिन्न लोगों के इन अस्त व्यस्त समूहों पर भी आक्रमण न हो जाए। वे नहीं जानते थे कि वे कहाँ शरण स्थान ढूंढें। वे नहीं जानते थे कि उन पर कौन आक्रमण कर बैठेगा और कौन उनकी रक्षा करेगा। इसलिए आश्रय स्थान मिलना और सुरक्षित रह सकना इन छिन्न भिन्न हुए लोगों की एक समस्या थी। प्रारंभिक समाज के विकास के बारे में ऊपर जो कुछ भी सार रूप में कहा गया है, उससे स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक समाज के जीवन में एक समस्या थी। जब वह दो समूहों में विभक्त हो गया था, एक समूह एक जगह स्थिर रूप से बसे हुए लोगों का था। उनकी समस्या थी कि उन्हें ऐसे लोग मिले जो घुमंतु आक्रमणकारियों के विरुद्ध उनकी पहरेदारी का काम करें। दूसरा समूह उन छिन्न भिन्न हुए परास्त लोगों का था, जिनके सामने यह समस्या थी कि उन्हें कोई ऐसे संरक्षक मिल जाए जो उन्हें भोजन तथा शरण स्थान दे। दूसरा सवाल है कि इन दोनों समूहों ने अपनी समस्या को कैसे सुलझाया। हालांकि हमारे पास प्राचीन काल का कोई ऐसा लेख नहीं है जिसके आधार पर हम निश्चयात्मक रूप से कह सकें कि दोनों में किस प्रकार का पैक्ट या समझौता हुआ था, तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ने आपस में एक समझौता किया जिसके अनुसार इन छिन्न भिन्न हुए परास्त लोगों ने एक जगह स्थिर रूप से बसी हुई जातियों की चौकीदारी या पहरेदारी करना स्वीकार किया, और दूसरी ओर जो स्थिर रूप से बसी हुई जातियां थीं, उन्होंने इन्हें भोजन तथा शरण स्थान देना स्वीकार किया। सचमुच यह बड़ा अस्वाभाविक होता यदि इस प्रकार की परस्पर व्यवस्था न कर ली गई होती, क्योंकि दोनों को अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता थी। इस सौदे के निपटाने में एक कठिनाई अवश्य उत्पन्न हुई होगी, शरण स्थान की कठिनाई। ये छिन्न भिन्न हुए लोग रहे कहाँ, स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के बीच में या उनसे बाहर। इस समस्या को तय करने में दो बातें निर्णायक सिद्ध हुई होंगी, एक तो रक्त संबंध की, दूसरी युद्ध नीति की। प्रारंभिक लोगों की मान्यताओं के अनुसार रक्त संबंधी ही एक साथ रह सकते थे। कोई भी बाहरी लोग उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं पा सकता था जहां किसी दल विशेष का अधिकार हो। ये छिन्न भिन्न हुए लोग बाहरी थे। ये उस दल के थे जो स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के दल से अलग था। जब यह ऐसा था तो उन्हें स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के बीच में नहीं रहने दिया जा सकता था। युद्ध नीति के विचार से भी यह जरूरी था कि ये छिन्न भिन्न हुए लोग गांव की सीमा पर रहें, जिससे ये आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सकें। इन दोनों बातों से मिलकर यही फैसला कराया कि वे लोग गांव से बाहर गांव की सीमा पर रहें। अब हम फिर मुख्य सवाल पर वापस आते हैं।
अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं? ऊपर जो दिशा निर्देश किया गया है उस ओर इस सवाल का उत्तर पाने की कोशिश की जा सकती है। यही बात जो अन्यत्र हुई वह भारत में भी हुई होगी, जबकि घुमंतु जीवन छोड़ हिंदू समाज स्थिर जीवन की ओर अग्रसर हो रहा था। प्रारंभिक समाज में स्थिर रूप से बसे हुए और छिन्न भिन्न हुए परास्त दोनों तरह के लोग रहे होंगे। जो स्थिर रूप से बसे उन्होंने गांव की बुनियाद डाली, और ये गांव में बसे जो छिन्न भिन्न हुए परास्त लोग थे वे अलग दल और अलग रक्त होने के कारण गांव से बाहर बसे। इसे निश्चयात्मक भाषा में कहना हो तो आज के अछूत किसी समय के छिन्न भिन्न हुए परास्त लोग भर हैं, और क्योंकि वे अलग अलग हुए परास्त लोग थे इसलिए वे गांव के बाहर बसे। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह मानना क्यों स्वाभाविक है कि अपने आरंभ काल से ही अछूत गांव के बाहर रहते हैं और उनके गांव से बाहर रहने से छुअछूत को कुछ लेना देना नहीं। यह सिद्धांत इतना नया है कि आलोचकों को अपने और सवालों का उत्तर पाए बिना संतोष हो ही नहीं सकता। वे पूछ सकते हैं, क्या इसका कोई प्रमाण है कि अछूत छिन्न भिन्न हुए परास्त लोग ही हैं? दूसरा है, क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि स्थिर रूप से बसने के जिस क्रम की ऊपर चर्चा की गई वैसा किसी देश में हुआ भी है? तीसरा है, यदि छिन्न भिन्न हुए लोगों का गांव के बाहर रहना एक सर्वव्यापक घटना है तो यह कैसे हुआ कि और देशों में गांव के बाहर बसी बस्तियां नहीं रही और केवल भारत में बनी रही? आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।